वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय रश्मि सिंह। तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज थर्ड, जिसमें कि हम जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अर्नेस में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब मैंने एक बॉल ड्रॉ करी, रैंडम मैंने एक बॉल ड्रॉ करी। तो पहले मैंने क्या किया, उसका कलर नोट कर लिया और फिर दोबारा उसको उस यार्न में रख दिया, अर्न में। फिर उसके बाद जिस कलर की बॉल मैंने चूज़ करी है उस कलर की बॉल को उस कलर की 2 एडिशनल बॉल्स मैंने उसमें डाल दी। तो अब मुझे ये बतानी है कि सेकंड बॉल अगर रेड होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब मैंने, मान लीजिए मेरे पास अर्न है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो पहले मैंने क्या किया कि इस फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने, मान लीजिए, रेड बॉल सेलेक्ट की। तो अगर मैंने पहले रेड बॉल सेलेक्ट कर ली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो वो हो जाएगी 1/2। ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 एडिशनल बॉल्स ऐड कर दी। 2 एडिशनल बॉल्स जब डाल दी उसमें, उस अर्न में डाल दी, तो मेरे पास, मैंने रेड कलर की चूज़ करी थी तो मैं रेड कलर की 2 डालूँगी। तो अब हो जाएंगे मेरे पास 7 रेड, 5 ब्लैक बॉल्स। तो अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालूंगी तो वो हो जाएगी टोटल 7/12। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस सेकंड के अकॉर्डिंग मान लीजिए पहले मैं ब्लैक बॉल चूज़ कर रही हूँ, ब्लैक बॉल चूज़ कर रही हूँ। ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालूँ तब इसमें क्या होगी, 5 रेड और 5 ब्लैक ही होंगी। तो हो जाएगी 5/10 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। अब मैंने जो कलर की बॉल निकाली है उसको मैं दोबारा डाल के उसमें 2 एडिशनल उसी कलर की बॉल डाल देती हूँ। तो 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स जो मैंने क्या कर दी उसमें ऐड कर दी। तो अब मेरे पास हो जाएंगे 7 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगी 5/12। तो मेरे को निकालना है कि सेकंड केस में अगर हमें निकालनी है कि सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर रेड है तो वो क्या है। तो प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज़ रेड। तो पहले फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मैंने कोई सी भी एक कलर की बॉल चूज़ करी थी, उसके बाद जो मैंने रेड बॉल चूज़ करी थी वो है 7/12, प्लस केस सेकंड के अकॉर्डिंग जो मैंने पहले में ब्लैक बॉल चूज़ करी थी उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और रेड बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है उसमें वो है 5/12। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/24 विच इज़ इक्वल्स टू 12/24 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1/2। आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू माई सेकेंड क्वेश्चन, एक बैग है उसमें 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं और दूसरा बैग है उसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब मैंने वन ऑफ द बैग इज़ चूज़न। इसमें ये चीज़ और देखनी होती है कि उसमें बैग चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि नहीं पूछी है। तो फिर इसमें बोला है कि एक बॉल ड्रॉ करी गई है बैग से जो कि हमें फाउंड की गई है, मतलब जो हमें पता लगा है कि वो रेड कलर की है। अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि जो हमने जो बॉल ड्रॉ करी है वो पहले बैग से हो। तो हम पहले इसकी जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स है पहले हम वो देखते हैं और जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमें गिवन है दैट ए बैग में 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं और बी बैग के अकॉर्डिंग बी बैग में है 2 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग चूज़ की क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग की होगी वो हो जाएगी 1/2, क्योंकि हम 2 बैग में से किसी भी एक को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। तो मैं मतलब मान ले रही हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ठीक है। अब मैंने मान लीजिए मैंने फर्स्ट बैग सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें से निकालना है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जब मैंने फर्स्ट बैग सेलेक्ट कर लिया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी हो जाएगी 4/8
विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जब मैंने सेकंड बैग चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग बी बैग में मेरी 2 रेड बॉल हैं और टोटल 8 बॉल्स हैं, तो ये हो जाएगी 1/4। ये हमने निकाल लिया कि फर्स्ट बैग अगर मैंने चूज़ किया तो उसमें रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर मैंने जब सेकंड बैग चूज़ किया तो उसमें रेड कलर की बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। बट हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी जब मैंने मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि जो मैंने बॉल सेलेक्ट किया है वो कहाँ से की है, फर्स्ट बैग से। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, जो भी मैंने बॉल निकाली, मान लीजिए मेरा इवेंट है ए मान लीजिए ए अपॉन जो मैंने बैग निकाला है, सॉरी मतलब मैंने फर्स्ट बैग चूज़ किया और बॉल निकालनी है, ठीक है। तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है जो मेरा इवेंट है E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी मैंने बॉल निकाली है, तो बॉल मैंने रेड ही निकाली तो मैं रेड बॉल निकालती हूँ, तो रेड बॉल अपॉन बैग फर्स्ट में से अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटीज़ हो गई। अब मुझे इनका सिर्फ वैल्यूज़ डाल के बस मुझे सॉल्व करना है। तो ये 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन इवन, इट इज़ 1/2 अगेन, ये हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। तो 1/2 को मैं लेके कॉमन लेके काट सकती हूँ, तो फिर ये हो जाएगी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 अपॉन एलसीएम हो जाएगा टोटल 4, 2 + 1 इट इज़ 1/2 इंटू 4/3। तो ये आ जाएगा आंसर मेरा सिंपली 2/3। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया हो। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है इस वाले एक्सरसाइज में वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, one of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल कितनी है, 60% मीन्स 0.06, ठीक है। अब 40% आर डे स्कॉलर्स नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट NH मतलब नॉट इन हॉस्टल, तो वो हो जाएंगे हमारे 40%, ठीक है, मीन्स 0.04, ठीक है। अब हमारी सेकंड कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड, मतलब जो लोग हॉस्टल में रहते थे उन्हें A ग्रेड मिली है, वो है टोटल 30%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेड रिसाइड्स इन हॉस्टल, तो वो हो जाएगी 0.03%, वो सॉरी 30% मीन 0.03, इट इज़ 0.3, sorry guys, it is 0.4 and it is 0.6, some calculation mistake. Now next part, that 20% of day scholars attain A, मतलब जो लोग हॉस्टल में नहीं रहते उन्हें A ग्रेड मिली है, वो है 20%। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेड अपॉन नॉट इन हॉस्टल, तो वो है 0.2 मीन्स 20%। अब हमें निकालना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एंड रैंडम फ्रॉम द कॉलेज ही हैज़ एन E ग्रेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ हॉस्टाइलर, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जिस बच्चे को A ग्रेड मिली है वो एक हॉस्टलायर है, मतलब हॉस्टल में रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी का जो हॉस्टल में रहता है और उसको A ग्रेड मिली हो, तो इसके लिए हम कंडीशन जो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन हॉस्टल, हमें हॉस्टल की निकालनी है ना, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल का मल्टीप्लाई करेंगे विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेड अपॉन हॉस्टल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल में जो रहता है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हॉस्टल में नहीं रहता इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेड मिली है जबकि वो हॉस्टल में नहीं रहता। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 0.3 अपॉन 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 0.2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 18 प्लस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 18 अपॉन 26 विच इज़ इक्वल्स टू 9/13।
आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमें बोला है, इफ़ इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ MCQ टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द और गेस द आंसर। मीन्स एक बच्चे को या तो आंसर पता है और वो या फिर वो गेस कर रहा है, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि दैट ही नोज़। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज़ इज़ 3/4, कॉमा सेकेंड केस इज 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। नेक्स्ट पार्ट, assuming that a student who guess at the answer will be correct with the probability 1/4। मीन्स अगर वो बच्चा आंसर गैस कर रहा है और उसका आंसर करेक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताई जा रही है क्वेश्चन में, वो है 1/4। तो ये हो जाएगी 1/4। और एक इसमें एक कंडीशन और आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट अपॉन जब उसको आंसर पता हो। तो अगर आंसर पता है और करेक्ट है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, क्योंकि जब उसे आंसर पता ही है तो गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नोन और उसका आंसर करेक्ट भी जा रहा है तो वो है 1। अब हमें निकालनी है, अब हमें क्वेश्चन बोला क्या है कि फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज़ द आंसर एंड गिवन द आंसर इज़ करेक्ट। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बच्चा आंसर जानता है, मतलब नोज़ द आंसर, और उसने करेक्ट भी दिया है आंसर। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट किया है जब बच्चा जानता है आंसर। तो जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बच्चा जानता है आंसर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नोन एंड इट इज़ करेक्ट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नोन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोन एंड इट इज़ करेक्ट अपॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस एंड द आंसर इज़ करेक्ट। तो जब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगी तो आंसर हमारा आएगा, चलिए देखते हैं। सो गाइस, हमारा ओवरऑल आंसर आ रहा है 12/13। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, एक लेबोरेटरी है जो ब्लड टेस्ट करती है, इज़ 99% इफेक्टिव इन मतलब वो 99% इफेक्टिव रिजल्ट बताती है डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज़ व्हेन इट इज़ इन अ फैक्ट प्रेजेंट। However, test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। मतलब कि 99% केसेस में तो बहुत अच्छे, मतलब अगर किसी बंदे को डिसीज़ है तो वो 99% केसेस में बिल्कुल करेक्ट बताती है, बट 0.5 केसेस में फॉल्स भी हो जाती है कि जो बंदा सही है उसको भी वो डिटेक्ट कर देती है पॉजिटिव रिपोर्ट से। तो देन if 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that the person has a disease given that test result is positive। तो हमें उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट एक बंदे को डिसीज़ है और जो मशीन जो रिज़ल्ट निकाल रही है वो भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग अब मेरा इवेंट हो जाएगा कि बंदे को एक्चुअली डिसीज़ है। तो एक्चुअली डिसीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1% ऑफ द पीपल एक्चुअली हैज़ अ डिसीज़, तो ये जाएगा 0.1%। अब जिनको डिसीज़ नहीं होगी वो होंगे 1 - 0.1 विच इज़ इक्वल्स टू 0.1%। तो ये हो जाएंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 0.1/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.001। तो ये हो जाएगा 1 - 0.1% विच इज़ इक्वल्स टू अगर मैं माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 0.999। ठीक है, इतना परसेंट लोग हैं जिनको डिसीज़ेस नहीं हैं। अब मेरा मतलब मेरे को निकालना है कि अगर किसी बंदे को एक्चुअली डिसीज़ है, डिटेक्ट कर रही है मशीन, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज़ हैविंग अ डिसीज़ अपॉन इवेंट। तो ये हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है कि 99% वो इफ़ेक्टिव है और डिसीज़ मतलब वो रिज़ल्ट क्या दे रही है, पॉजिटिव। तो जाएगा ये 99% विच इज़ इक्वल्स टू 0.99। अब सेकंड केस के अकॉर्डिंग कि वो फॉल्स रिपोर्ट दे रही है जबकि बंदे को डिसीज़ है नहीं है, तो जाएगा नॉट हैविंग डिसीज़ अपॉन इवेंट इज़ E2। तो ये हो जाएगा 0.5%।
विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 100, 0.005। अब मुझे निकालना है कि अगर पर्सन को एक्चुअली डिसीज़ है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट इज़ पॉजिटिव अपॉन हैविंग अ डिसीज़, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अब इस पोर्शन में मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। 0.001 इंटू 0.999, सॉरी 0.99, ये हो जाएगा 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 22/133। होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, मेरे पास 3 कॉइन्स हैं। वन पहला जो है 2 हेडेड कॉइन है, हैविंग हेड ऑन बोथ साइड। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 2 हेडेड कॉइन, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है 1 एंड अनदर इज अनबाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन है जिस पे हेड आएगा 75% एट अ टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइज्ड कॉइन जिस पे हेड आएगा 75% टाइम्स, मीन्स 3/4। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड इज़ एन अनबाइज्ड कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अनबाइज्ड पे, वो हो जाएगी 1/2। इज बाइज्ड हेडेड एंड इट इज़ अनबाइज्ड हेडेड। तो हमें निकालना है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम। तो 3 कॉइन्स भी चूज़ करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कॉइन E1, इवेंट E2 इज इक्वल्स टू इवेंट E3। 3 इवेंट है क्योंकि मैं 3 कॉइन्स को मतलब एक कॉइन को साइमल्टेनियसली अगर चूज़ करूँगी तो 3 कॉइन को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। नाउ नेक्स्ट इज हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज शो 2 हेडेड कॉइन्स। तो 2 हेडेड कॉइन शो कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। इट इज़ वेरी सिंपल। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब मैंने देखिए ये जो केसेस हैं ये जब केसेस आएंगे जब मैं इनमें से कोई मतलब एक एक करके एक कॉइन चूज़ करूँगी। तो इसका मतलब अगर 2 हेडेड कॉइन जब आएगा, जब मैंने मान लीजिए E1 मतलब मैंने पहला कॉइन चूज़ किया, कि डबल हेडेड बाइज्ड कॉइन तब आएगा जब मैंने सेकंड कॉइन चूज़ किया है। ये अनबाइज्ड कॉइन जब आएगा जब मैंने थर्ड कॉइन चूज़ किया है। तो अब मुझे निकालना है कि जब मैंने कोई मतलब कॉइन चूज़ किया है तो मेरी डबल हेडेड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेडेड E1 इवेंट, दिस E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेडेड कॉइन अपॉन E1 अपॉन हम इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो निकालेंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने भी सारे केसेस होते हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन, टोटल 2 हेडेड अपॉन E1 इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज़ बाइज्ड हेडेड अपॉन E2 इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबाइज्ड हेडेड कॉइन अपॉन E3। तो जब मैं इसको पूरे पोर्शन को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा, तो इसको ओवरऑल सॉल्व करके आंसर मेरा आ जाएगा 1/1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अकॉर्डिंग टू LCM अगर मैं लूँगी तो ये जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 तो 4/9 इसका ओवरऑल आंसर आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जो हैं वो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं एज जो मैंने आपको कराया है पहले
थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरह। तो आई होप कि आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग देयर फॉर यू कमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग चलते हैं अब। टू ग्रुप्स ऑफ आर कंपीटिंग फॉर पोजीशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। द प्रोबेबिलिटी एट दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप विल विन आर। तो मतलब हमें क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट। मतलब जो मेरे मान लीजिए मेरा फर्स्ट ग्रुप विन हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स जो अगर मेरा सेकंड ग्रुप विन हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4। नेक्स्ट फर्दर इट इफ़ द फर्स्ट ग्रुप विन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। मतलब अगर पहला ग्रुप जीत रहा है और और वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। तो ये हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट अपॉन बाय फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 0.7। एंड सेकंड पार्ट है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट बाय सेकंड कंपनी, इट इज़ 0.3। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वॉज बाय द सेकंड ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसका मतलब है निकालना है सेकंड ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस करा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये हो जाएगा E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ग्रुप बाय सेकंड कंपनी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। जब मैं इस पोर्शन में सारी वैल्यूज़ पुट करूँगी तो वो उससे ओवरऑल जो मेरा आंसर आएगा वो है 0.4 इंटू 0.3 अपॉन 0.4 इंटू 0.3 प्लस 0.7 इंटू 0.6। तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 12 प्लस 42 विच इज़ इक्वल्स टू 12 अपॉन इट इज़ 54। आई होप कि आपको इक्वेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो आ जाएगा 6 से डिवाइड कर दूँगी तो ये आ जाएगा ओवरऑल 2/9। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। आई होप कि आप अपने आप कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें बस 3 ग्रुप दे रखे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर जो 8 वाला क्वेश्चन है वही उसी तरीके से है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10th कराऊंगी। अब हम पहले देखते हैं, चलिए 10th ही देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन 10 में दे रखा है सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाइस, इफ़ शी गेट 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 times एंड नोटेड द नंबर ऑफ हेड। If she get 1, 2, 3, 4, she toss a coin once and noted where the head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4 with the die? तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट निकाली, मतलब मुझे 5 और 6 मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 तो मेरे पास 4 नंबर्स मिल रहे हैं मुझे अपॉन टोटल कितने होते हैं 6 हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। इस पार्ट दे रखा है कि जब मैंने 5 और 6 मतलब इवेंट E1 निकाला तो मुझे हेड कितने बन रहे हैं एग्जैक्टली 1 हेड। तो अगर मेरा 5 और 6 आ रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ 3 बार टॉस कर रही हूँ। 5 और 6 आ रहा है तो कॉइन को मैं 3 times टॉस कर रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी सैम्पल स्पेसेस बनेंगी वो होंगी HHH। पहले सैम्पल स्पेस बना लूँ गाइस। सैम्पल स्पेस बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बस हमें देखना पड़ता है। तो मैं बनाती हूँ, इट इज़ HT HHT नेक्स्ट HT H एंड T। तो मेरी टोटल केसेस कितने हो गए 8। तो इसकी अगर मैं निकालना चाहूँ एग्जैक्टली 1 हेड तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 कंडीशंस में एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है अपॉन टोटल केसेस कितने 8। नेक्स्ट पोर्शन दे रखा है कि मैंने जब दूसरा इवेंट कर रही हूँ तो मैंने कॉइन को एक बार ही टॉस किया तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ रही कितनी है 1/2। तो अब मुझे निकालना जब मैंने इवेंट 2 किया है तो मेरा हेड आ रहा है उसकी मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन H निकालना है मुझे।
तो बस फॉर्मूला पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। तो मैं सिंपल सीधे देखिए E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H अपॉन E2 अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H अपॉन E2। बस वैल्यू पुट करिए और आंसर पाइए। इट इज़ वेरी सिंपल। तो 2/3 इंटू 1/2 अपॉन 2/3 इंटू 1/2 प्लस, सॉरी गाइज मैंने उल्टा लिख दिया है, तो E1 की मेरी है 1/3 इंटू 3/8। तो मैं 1/3 गायब कर दूँ हर तरफ से, 1/6 गायब कर देती हूँ, तो मेरे पास बचेगा ये 2/2 प्लस 1/6, तो यह बचेगा सिर्फ 3/, इट इज़ 2 इंटू 4, तो 3/4, 2/8 प्लस 3/4, तो हो जाएगा 2/4 इंटू, सॉरी 2/1 इंटू 4/8 एंड 3 11, तो ये जाएगा 8 इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 8/11। इसकी आपको ये 10th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। 11 जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और निकालना है। द क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड खो चुका है 52 कार्ड के पैक में से। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। सबसे पहले हम निकालेंगे डायमंड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मान लीजिए मैं इवन इवेंट दे रही हूँ कि जो कार्ड है, लॉस्ट कार्ड इज़ डायमंड। तो टोटल डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13 अपॉन टोटल इज़ 52, इट इज़ 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट डायमंड, तो ये हो जाएगी टोटल 1 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट इज़, अगर मैंने मेरा मान लीजिए हमें क्या निकालना था कि रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू बी बोथ डायमंड्स। अब निकालना है कि अगर मैंने 2 कार्ड चूज़ किए हैं तो दोनों डायमंड है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर डायमंड, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 13C2 अपॉन टोटल कार्ड्स 51C2, मान एक कार्ड तो मेरा लॉस्ट हो ही चुका है। तो जब मेरा लॉस्ट का मतलब कार्ड डायमंड का नहीं खोया है, वो कंडीशन निकाल रही हूँ मैं, तो मेरे पास टोटल 13 कार्ड्स है डायमंड के, तो वो आ जाएगा 13C2 मीन्स 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। अब अगर मेरा डायमंड का एक कार्ड, डायमंड 1 कार्ड इज़ लॉस्ट, तब मैं डायमंड कार्ड निकालूँ तो मेरे पास टोटल 12 कार्ड्स बचेंगे। उसमें से मैं 2 कार्ड निकाल लूँ अपने अपॉन 51 इंटू, मैं उसमें से भी 2 कार्ड निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50। तो अब निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज़ डायमंड। जो मेरी ये वाली डायमंड लॉस्ट वाली कंडीशन है, तो वो मेरी कंडीशन हो जाएगी A/E2 और लॉस्ट कार्ड इज़ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट डायमंड, तो ये मेरी कंडीशन फर्स्ट वाली हो जाएगी और ये मेरी हो जाएगी दूसरी वाली कंडीशन A/E2 इवेंट। E2 इवेंट मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, तभी तो मेरे पास 13 कार्ड्स बच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे निकालना है लॉस्ट कार्ड की, निकालनी तो हम E1 इवेंट अपॉन ये निकालेंगे। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी है मेरी 1/4, A/E1 की वैल्यू है मेरी, इट इज़ 12 इंटू 11 अपॉन, तो 4 को मैं नीचे लिख देती हूँ, इट इज़ 51 इंटू 50 अपॉन, जब मैं इस पूरे को लिखूँगी सॉल्व करूँगी तो मेरा ओवरऑल जो आंसर आएगा वो मैं आपको वो कैलकुलेट करके बताती हूँ। ओवरऑल आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 11/50। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, probability that A speak truth is 4/5. A coin is tossed. A reports that the head appears and the probability that actually there was a head. ये इसकी probability निकालनी है कि actually head आया है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग मान लीजिए मेरा E1 इवेंट और EU2 इवेंट तो वही होंगे कि मेरा हेड आ रहा है, चाहे मैं कोई सा भी कॉइन मतलब कॉइन तो कॉइन होता है, तो उसमें हेड और टेल की 1/2 ही कंडीशन होती है। तो अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो भी 1/2 आएगी, चाहे वो सही सच बोल रहा हो चाहे वो गलत बोल रहा हो। तो प्रोबेबिलिटी अगर वो हेड आ रहा है और वो सच बोल रहा है, हेड आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 4/5। अगर वो झूठ बोल रहा है और हेड आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 - 1 4/5 तो हो जाएगी 1/5। हमें निकालना है कि वो सच बोल रहा है और वो हेड एक्चुअली में आया है, तो मतलब हमें निकालना है E1/A। सिंपल फॉर्मूला पुट करिए और वैल्यूज़ निकालिए। 4/5/1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5, तो ये आ जाएगा 2/5 में हर तरीके से कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा 4 + 1, इट इज़ 4/5 एंड इट इज़ ऑप्शन नंबर A. Now question number 14, the last question of this exercise. If A and P are two events such that A is a subset of B and PB not equal to 0, then which of the following condition is correct? तो ये जो conditions हैं वो हमें सॉल्व करके देखनी पड़ती हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं कि कंडीशन में दे क्या रखा है। इट इज़ गिवन A is a subset of B and PB probability of B is not equals to 5। तो हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है कि जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सी कंडीशन सही है। का ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये इक्वल्स टू होगा और ग्रेटर दैन होगा ए इंटरसेक्शन बी से। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए के इक्वल होगा। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है मतलब सारे एलिमेंट्स ए के बी में कंटेंट हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए ही आएगा मेरे पास। और मेरे को पी बी नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो अगर मैं पी A/B निकालूँ तो वो होगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB विच इज़ इक्वल्स टू PA/PB। और जो मेरा PA/PB है वो क्या होगा, PA/PB वो होगा लेस दैन 1। सो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूँ तो ये जाएगा PA शुड बी लेस दैन PB एंड PA/B शुड बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू PA। ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर C मेरा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर्स अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे प्रोबेबिलिटी के। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकती हूँ। आप कोई और सेशन चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। Thank you very much for today's session. Please share my video, subscribe my channel and please like it. Thank you very much. Bye bye, take care.